गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ हमने पढ़ा है, ये बेसिकली गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन का था। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा गैस पे या गैस का जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा उतनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में रहेगी। तो इट मीन्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को हमने वहाँ पे गैस की मोल फ्रैक्शन से डोनेट किया था। राइट, एंड हमने राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा। राउल्स ने क्या बोला? राउल्स सेड दैट द vapor pressure of one component is directly proportional to its mole fraction। कि अगर हमने वेपर प्रेशर देखना हो किसी एक कंपोनेंट का, मीन्स हमने दो लिक्विड सॉल्यूशंस लिए हैं और दोनों लिक्विड वॉलेटाइल हैं। वॉलेटाइल मीन्स इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, जो उन्हें हम वॉलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। कि दो वॉलेटाइल लिक्विड्स लिए हैं, तो दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स में वो लिक्विड जिसका ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स अगेन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इट इज एज सिमिलर टू दी, अगर आप देखें तो इक्वेशन दोनों ही देखने में सिमिलर है, हेनरी की भी और राउल्स की भी। बट हेनरी ने जैसे ही हम यहाँ पे इसका प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट pH लगाते हैं, देन मोल फ्रैक्शन हम लिखते हैं। राउल्स के केस में जब मोल फ्रैक्शन, जब यहाँ पे आप इसका प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट रहता है दैट विल बी दी P0। This P0 means this is the pressure of that component in the pure state and its mole fraction। तो यानी कि इन दोनों ही इक्वेशन में जो चीज़ वेरी कर रही है वो क्या वेरी कर रही है? वो कांस्टेंट वेरी कर रहा है, यानी कि KH एंड दी P0। तो जब आपका हेनरी कांस्टेंट प्रेशर उस लिक्विड के प्योर स्टेट के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, व्हेन द प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड will becomes equals to the Henry constant, at that stage your Raoult's law become the special case of the Henry law। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, कोई भी वैल्यू हो, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, any value, then the KH will become equals to pressure of that component in the pure state। उस केस में आपका जो Raoult's law है that will be the special case of Henry law। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, that is the vapor pressure of solution of solid in liquid। हम वेपर प्रेशर ही पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन का, बट अब हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड के केस में। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है, अब हम पहले हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करी थी। यहाँ ये भी लिक्विड था और ये सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड था। यहाँ दोनों ही लिक्विड कैसे थे? वॉलेटाइल थे। कैसे थे? वॉलेटाइल। अब हम क्या करेंगे, सपोज अब मैं एक कंपोनेंट ए कंसिडर करती हूँ, ये एक सपोज लिक्विड है, इसका मैंने बीकर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये ए कंपोनेंट का बेसिकली बीकर है। अब मैंने क्या किया, इसी ए कंपोनेंट के लिक्विड में, ये जो ए कंपोनेंट का लिक्विड है इसमें मैंने कुछ सॉलिड पार्टिकल डाल दिया, मीन्स ऐसा सॉल्यूट डाल दिया अब मैंने, जो लिक्विड ना होकर क्या है? सॉलिड है। सपोज मैंने इसमें NaCl डाल दिया, या मैंने इसमें ग्लूकोज डाल दिया, या मैंने इसमें यूरिया डाल दिया। ये सारे सॉलिड हैं। तो जैसे ही, अब सॉलिड तो हैं बट ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, फाइन। तो जैसे ही मैंने यूरिया, ग्लूकोज या इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ऐसा सॉलिड चीज़ मैंने सॉल्यूट को इस वाटर में डाल दिया तो डिजॉल्व हो जाएगा। तो डिजॉल्व होने के बाद उसके आयंस इस वाटर के अंदर आ गए या फिर इस कंपोनेंट ए के लिक्विड के अंदर आ गए। तो यानी कि अब सरफेस पे आपका ए के अलावा जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बी कंपोनेंट के भी रहेंगे, मीन्स उस सॉल्यूट के रहेंगे जो हमने डाले हैं। यानी कि पहले केस में जब हमने ए लिक्विड कंसिडर किया, सिर्फ हमने सॉल्वेंट कंसिडर किया या प्योर लिक्विड कंसिडर किया, उस केस में सरफेस के ऊपर सिर्फ इसके मॉलिक्यूल्स थे, ए कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स थे। अब जैसे ही ए कंपोनेंट के अंदर मैंने एक और कंपोनेंट डाल दिया विच इज़ बी, दैट कैन बी एनी सॉलिड सॉल्यूट लाइक यूरिया, NaCl एंड दी ग्लूकोज। तो अब इसके सरफेस के ऊपर ए के साथ, ए के मॉलिक्यूल के साथ साथ, इट मीन्स नाउ द सरफेस ऑफ द लिक्विड विल हैव द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी ऑल्सो। ये जो डॉटेड है मैंने बी के मॉलिक्यूल शो करे हैं, और ये जो स्फेयर है एम्प्टी, इसे मैंने ए शो कर दिया। तो अब मुझे एक चीज़ बताएं यहाँ पे सोच के कि वेपर प्रेशर किन दोनों केसेस में ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे वेपर प्रेशर रहेगा ए का।
वाई, बिकॉज जो बी सॉल्यूट आपने डाला है उसका कोई वेपर प्रेशर पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज दैट इज ए सॉलिड सॉल्यूट, वो ऊपर वेपराइज नहीं हो सकता, हमने सॉलिड सॉल्यूट डाला है। तो यानी कि ए का जो केस है उस केस में जो वेपर प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दी सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अब यहाँ पे मुझे, यहाँ मैं इसे प्रेशर ए बोल देती हूँ। अब ये भी आपका प्रेशर ए है, बट ये सॉल्यूशन में है बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूट डला हुआ है। तो नाउ द प्रेशर ऑफ ए विल बी मोर एज कम्पेयर टू द प्रेशर ऑफ ए इन द solution. Why? Because when you are taking a component as a solution, or when you are adding some other component to the solution A, then on the surface of that solution it has two types of particles, like one of the component A and other of the component B, but in the pure state of A it has only one type of particle, that is the A, and A का हमें पता है कि लिक्विड वॉलेटाइल है, और A प्लस B के अंदर हमें पता है कि B वॉलेटाइल नहीं है, इट इज़ दी नॉन वॉलेटाइल। तो सरफेस पे सिर्फ वही पार्टिकल्स आपके इवेपोरेट होंगे जो A के प्रेजेंट होंगे, बट A के केस में जब ये हम प्योर की बात कर रहे हैं तो यह सारे ही A के पार्टिकल्स हैं। तो नाउ द वेपर प्रेशर ऑफ A विल बी मोर एज कम्पेयर टू दी वेपर प्रेशर ऑफ A इन दी सॉल्यूशन। फाइन। अब एक चीज़ और मुझे यहाँ बतानी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि जो मेरा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है सॉल्वेंट का, किसका डिक्रीज हुआ है मेरा सॉल्वेंट का, देयर इज अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हमने सॉल्वेंट यहाँ पे क्या कंसिडर किया, हमने ए कंसिडर किया, प्योर स्टेट में भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी। फाइन। सो देयर इज अ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इट ओनली depends on the quantity of non-volatile solute। non-volatile solute जो हमने B कंसिडर किया, लाइक NaCl, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब हमने कंसिडर किया। फाइन। तो यानी कि जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है सॉल्वेंट का, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी पे। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन दी नेचर, ये नेचर पे डिपेंड नहीं होगा। यानी कि सपोज इफ आई टेक 1 kg, अगर मैं बी कंपोनेंट को या तो मैं NaCl कंसिडर कर लूँ 1 kg, और नेक्स्ट टाइम मैं बी कंपोनेंट को 1 kg ग्लूकोज कंसिडर कर लूँ, तो दोनों ही केस में जो वेपर प्रेशर का डिक्रीज आएगा वो सेम आएगा। क्यों? बिकॉज ये जो डिक्रीज है वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट का, ये नेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी नेचर, इट डिपेंड्स ऑन दी क्वांटिटी ओनली, क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो कई बार ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में एज अ कंसेप्चुअल तौर पर पूछ लिया जाता है 1 मार्क में, कि बताइए कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का डिक्रीज करता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है या फिर उसके नेचर पे। द आंसर इज दी क्वांटिटी। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन दी क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जितना वेपर प्रेशर 1 kg NaCl कर सकता है डिक्रीज, उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज 1 kg ग्लूकोज कर सकता है, उतना ही डिक्रीज 1 kg यूरिया कर सकता है, बिकॉज यू नाउ द क्वांटिटी इज द सेम, बट इफ यू विल वेरी द क्वांटिटी देन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑल्सो चेंज। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा आइडियल सॉल्यूशंस का, दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।